संवैधानिक विकास के इतिहास की इस यात्रा में बच्चे, यदि कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों की हम बात करें जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित होकर भारतीय क्षेत्रों में शासन प्रशासन करने हेतु बनाए गए हैं, तो उन सभी अधिनियमों में से एक महत्व का अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम भी होता है। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1858। ठीक है ना। अंग्रेज बोलते हैं कि इस अधिनियम को भारत इसलिए लाया गया ताकि भारत के प्रशासन को और अच्छा किया जा सके, श्रेष्ठ किया जा सके, श्रेयस्कर किया जा सके, फॉर द बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, इस वजह से इस अधिनियम को लाया गया। तो बेटा देखो, मुझे नहीं पता कितने बच्चे इस चैनल पे नए जुड़ते हैं और कितने बच्चे हैं जो पुराने ही इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। संवैधानिक विकास की इस इतिहास की इस यात्रा में जो बच्चे हमारे साथ बिल्कुल शुरू से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बेटा हर एक अगला अधिनियम पिछले अधिनियम से संबंधित होता है। या तो वो पहले के अधिनियमों की कमियों को दूर करने के लिए लाया जाता है, या फिर बेटा पहले के अधिनियमों को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, कहीं ना कहीं उसकी त्रुटियों को दूर करने के लिए उसमें कई सारे ऐसे नए प्रावधान भी जोड़े जाते हैं। ठीक है, देखो बेटा, देश काल और परिस्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत का प्रशासन चलाने के लिए जो भी परिस्थितियां अच्छी लगती हैं, उचित लगती हैं, शुभ लगती हैं, तो वो उसी के आधार पर बेटा अपनी संसद में कंपनी के लिए कई कानून बनाते हैं, जिनको कंपनी भारत के शासन या प्रशासन में बेटा उन अधिनियमों को पारित करा के और उसके आधार पर वह कानूनों को लागू कराए। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का संशोधन क्यों हुआ, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए हुआ। ठीक है, इसके बाद 84 का पिट्स इंडिया एक्ट भी कहीं ना कहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को ही दूर करने के लिए लाया गया था। अब कमियां तो दूर होती ही होती हैं, साथ ही साथ बेटा इनमें कुछ नए प्रावधान भी जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, और यही इतिहास बेटा आगे चल के हमारे संविधान सभा के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, और हम अपने संविधान सभा की ओर चल रहे हैं। हमें संविधान सभा के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझना है। अपने संवैधानिक बेटा जो हमारा संविधान है, हमें उस संविधान के सिद्धांतों का अध्ययन करना है, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना है। लेकिन जो हमारा संविधान वर्तमान में है, जो उसके सिद्धांत है, जो उसकी विशेषताएं हैं, या फिर वह संविधान जो हमारी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, उस संविधान की प्रमुख विशेषताओं में बेटा कुछ ऐसी भी विशेषताएं हैं जो इसी संवैधानिक विकास के इतिहास से होकर गई हैं। ठीक है ना। तो वो हमारे संविधान के प्रमुख लक्षणों में से एक है। तो इसलिए भी बेटा हम संवैधानिक विकास के इतिहास को पढ़ते हैं, और साथ ही साथ ठीक है कंपनी ने हमारे भारत के शासन प्रशासन को किस तरह से ठीक है चलाया है, कानूनों को किस तरह से लागू किया है, कानूनों का किस तरह से निर्माण किया गया है, न्यायपालिका का क्या रोल रहा है, तो यह सारी चीज़ें भी हमें यहीं पर अध्ययन करनी होती हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सूचना और आप लोगों के लिए, जो भी बच्चा ठीक है बिल्कुल जैसे मान लीजिए उसने इस पहली वीडियो को देखा, कहीं से उसके पास ठीक है यह वीडियो का लिंक पहुंचा, या फिर वो पहली बार हमारे चैनल पे आया, किसी ने बताया और उसने इस वीडियो को देखा, तो बेटा जरूरी है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग बेटा 73 के रेगुलेटिंग एक्ट्स बिल्कुल शुरुआत से प्रारंभ करें, क्योंकि शुरुआत से जब आप प्रारंभ करेंगे ना बेटा तो आपका कंसेप्ट मजबूत होगा। और मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक इमारत मजबूत हो ही नहीं सकती। अब केवल बेटा आपने 58 का भारत शासन अधिनियम समझ लिया, उसके बाद फिर आप समझ रहे हैं कि यार मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आया, कैसे आ जाएगा भाई। ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम से पहले भी बेटा बहुत सारे अधिनियम हैं। 1853 का चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट है, 1793 का चार्टर एक्ट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। ठीक है बेटा, 81 का संशोधन है, 73 का रेगुलेटिंग एक्ट है। पहले उनको करो ना, पहले उनको करो, और उनको करने के बाद जब आप इस एक्ट पे आओगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखो बेटा, मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं बताता हूँ हर एक एक्ट को लाए जाने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, तभी तो वह ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। ठीक है, एक देखिए बेटा, एक ऐसा कारण जो कि मैं बोल सकता हूं कि बेटा जो ठीक ना कॉमन होता है, वो तो यही होता है कि भारत के प्रशासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, कंपनी पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत में बेटा ठीक है ना कंपनी के द्वारा जारी किए गए जो भी दिशा निर्देश हैं, ठीक है, उन्हीं के आधार पर भारतीय ठीक है ना उनको फॉलो करें। ठीक है, उन कानूनों को अच्छे से लागू किया जा सके, ठीक है, शासन प्रशासन को और अच्छा किया जा सके। तो ये तो कॉमन कारण है। लेकिन बेटा कुछ कारण ऐसे भी हैं जो देशकाल परिस्थिति में ठीक है ना होते हैं, और देशकाल परिस्थिति के आधार पर वही कानूनों का बेटा निर्माण किया जाता है, और फिर उनको बेटा लागू करवाने का काम ठीक है ना कंपनी को सौंप दिया जाता है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हैं बेटा, तो आप समझ चुके होंगे कि ये पूरी विषय वस्तु क्या है। अब देखो बेटा, हम बात करते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम की। तो मैंने बोला कि ठीक है, हर एक अधिनियम के कारण होते हैं, तो स्वाभाविक बात है इस अधिनियम के भी कारणों की, प्रमुख कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो जब हम इस अधिनियम के बेटा प्रमुख कारणों की चर्चा करेंगे, जब हम कारण पर आएंगे, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप याद करो 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट। और 1853 के चार्टर एक्ट में, ठीक है, क्या बोला गया था कि सरकार या क्राउन, ठीक है, सरकार या क्राउन, ठीक है ना, जब चाहे तब कंपनी से भारत का प्रशासन छीन सकती है। ठीक है, बोला गया था, ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट में बोला गया था कि कंपनी को अब 20 वर्षों का चार्टर नहीं दिया जाएगा, 20 वर्षों का चार्टर नहीं दिया जाएगा। बोला गया था कि नहीं बेटा, नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात बोली गई थी बेटा कि कंपनी कौन है, कंपनी क्राउन और उसके उत्तराधिकारियों की ट्रस्टी है, क्राउन तथा उसके उत्तराधिकारियों की ट्रस्टी है, उसके उत्तराधिकारियों की ट्रस्टी है कंपनी, और इस ट्रस्टी के हिसाब से ही वो भारत पर प्रशासन कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि वह ट्रस्टी है, तो इसी हैसियत से वह भारत पर प्रशासन कर रही है। ठीक है, क्राउन की ट्रस्टी है, उसके उत्तराधिकारियों की ट्रस्टी है, और इसी हैसियत से वह भारत पर प्रशासन कर रही है। ये एक प्रमुख बात थी बेटा, दूसरा प्रमुख प्रावधान था, ठीक है बेटा। और कंपनी को अब 20 वर्षों का चार्टर नहीं दिया जाएगा। और तीसरा प्रमुख प्रावधान था कि कंपनी से, ठीक है, जब चाहे तब भारत का प्रशासन छीन लिया जाएगा, जब चाहे तब बेटा भारत का प्रशासन छीन लिया जाएगा। तो ये 1853 के चार्टर एक्ट में बोला गया था, ठीक है बेटा। लेकिन ज्यादा दिन नहीं लगे, और मैं बोल सकता हूं कि लगभग 4-5 वर्षों बाद ही वो घड़ी आ गई कि जिस के कारण बेटा कंपनी से भारत का प्रशासन छीन लिया गया, और भारत का प्रशासन कंपनी से छीनकर सीधे क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, तो उन कारणों की जांच करेंगे जिन कारणों के कारण कंपनी से भारत का प्रशासन छीनकर सीधे क्राउन ने उसे अपने हाथों में ले लिया। ठीक है ना, क्या बात थी ऐसी। चलिए, तो बेटा सबसे पहला तो कारण यही है कि 1853 के चार्टर एक्ट में बोल दिया ही गया था, ठीक ना, कि कंपनी को 20 वर्षों का चार्टर नहीं दिया जाएगा, वह उसके उत्तराधिकारियों की ट्रस्टी के तौर पे भारत पर प्रशासन करेगी। ठीक है, क्राउन तथा उसके उत्तराधिकारियों की ट्रस्टी के, ठीक है ना, हैसियत से या ट्रस्टी के रूप में भारत पर प्रशासन करेगी। ठीक है बेटा। और तीसरी बात क्या बोली गई थी, तीसरी बात बोली गई थी कंपनी से जब चाहे तब भारत का प्रशासन छीन लिया जाएगा, चलिए, इसके बाद 1857 की महान क्रांति इस अधिनियम को बनाए जाने का, ठीक है ना, एक प्रमुख कारण सिद्ध होती है। 1857 की महान क्रांति बेटा, ठीक है, इतनी तीक्ष्ण और इतनी तीव्र थी कि जिसने भारत में अंग्रेजों की जड़ें हिला के रख दी। अंग्रेज सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर वो क्या कारण थे जिनके कारण, ठीक है, भारतीयों ने इतना जबरदस्त विद्रोह हमारे विरुद्ध किया। क्योंकि अंग्रेज तो भारत में लगभग बेटे 200 सालों से ऊपर से व्यापार कर रहे हैं, और लगभग 100 साल अंग्रेजों को हो गए हैं भारत पर शासन करते करते। 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज पहली बार भारत में व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति के रूप में रूपांतरित हुए, और 1757 से लेकर लगभग 100 सालों तक वे भारत पर प्रशासन कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, ठीक है, लूट कर रहे हैं। छिटपुट विद्रोह तो होते रहे हैं, कभी किसानों के, कभी जनजातियों के, ठीक है ना, कभी ठीक है बेटा आदिवासियों के, ठीक है ना, लेकिन इतना बड़ा विद्रोह बेटा, ठीक है, जिस विद्रोह में कहीं ना कहीं, या फिर जिस, ठीक है, मैं बोल सकता हूं बेटा, जिस क्रांति में, ये क्रांति ही बोलेंगे क्योंकि महान क्रांति है। क्रांति का मतलब होता है कि बेटा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कहना। ठीक है, तो इस विद्रोह या इस अथवा इस क्रांति में बेटा सबसे बड़ी बात तो ये थी बहुवर्गीयता थी। इसमें किसान भी था, इसमें मध्यम शिक्षित वर्ग के थोड़े बहुत लोग भी थे, इसमें व्यापारी भी था छोटा मोटा बेटा, ठीक है, इसमें छोटे मोटे जमींदार भी थे, इसमें जन सामान्य की भी भूमिका थी, इसमें सैनिक भी था। तो कहीं ना कहीं बहुवर्गीयता थी, इसमें हिंदू भी था, इसमें मुसलमान भी था। ठीक है, और बेटा सभी ने अंग्रेजों के विरुद्ध इस हद तक बेटा विद्रोह किया कि अंग्रेजों की जड़ें हिल गई। ठीक है, वे सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर इतना बड़ा, ठीक है ना, संघर्ष, ठीक है ना, भारतीयों ने उनके विरुद्ध क्यों किया। तो इसलिए अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि अब हमें अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट लो, ये जो 3 पॉइंट्स हैं। चलो
बात समझ में आई बेटा? तो 1857 की महान क्रांति, ठीक है, इस विद्रोह का 1857 की महान क्रांति, महान विद्रोह बेटा इस अधिनियम को लाए जाने का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ, ठीक है ना, जिसने यह तय कर दिया कि अब कंपनी भारत पर प्रशासन नहीं कर सकती, ठीक है, और क्राउन ने बेटा कंपनी से भारत का प्रशासन छीनकर सीधे अपने हाथ में ले लिया। क्लियर बेटा? तो अगर मैं अगले कारण की बात करूं, चौथा कारण, तो चौथा कारण है बेटा 1857 की महान क्रांति या महाविद्रोह बेटा, ठीक है। इस विद्रोह में, ठीक है ना, बहुवर्गीयता थी। यह विद्रोह बेटा, ठीक है ना, किसान से लेके, जनसामान्य से लेके, महिलाओं से लेके, हिंदू से लेके, मुसलमान से लेके बेटा, ठीक है ना, सभी लोगों ने इस विद्रोह में कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के शासन को, ठीक है ना, उनके पूरे के पूरे राज्य को जड़ से हिला देने की कोशिश की, उखाड़ने की कोशिश की बेटा। कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण था, ठीक है। अगर इस महान क्रांति की बात करूं बेटा, तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये पहला स्वतंत्रता संग्राम तो था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। पहला स्वतंत्रता संग्राम था क्योंकि बेटा जो भी इस विद्रोह में शामिल हुआ था उसने अंग्रेजों के शासन को भारत से उखाड़ने की बात कही थी। अंग्रेज भारत को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं, कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये उसकी एक प्रमुख इच्छा रही होगी, जिस कारण से उसने इस विद्रोह में भाग लिया, ठीक है। चलिए, तो 1857 की महान क्रांति भी एक प्रमुख कारण थी जिसने अंग्रेजों को हिला के रख दिया और अंग्रेज सोचने को मजबूर हो गए कि अब भारत का प्रशासन कैसे चलाया जाए और किस तरह से, जिससे कि भारतीयों में जो उत्पन्न रोष है उसको दबाया जा सके, ठीक है ना, भारतीयों के, ठीक है, शासन प्रशासन में उन्हीं को शामिल करने की बात कही जा सके। कुल मिला के मतलब मैं बोल सकता हूं कि वो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि भारतीयों को खुश किया जा सके, जैसे कि शायद उनके सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें, शायद ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा भारत में जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है उसे रोक दें, ठीक है, शायद, ठीक है ना, इस तरह से, शायद इस तरह से। तो कुल मिला के बेटा वो सारी चीज़ें हम मॉडर्न में पढ़ेंगे, ठीक है ना, विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, जब 1857 की क्रांति के कारणों की बात करेंगे, उसके प्रभावों की बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बेटा हम लोग बात कर रहे हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम की, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको समझेंगे। इसके बाद बेटा पांचवा प्रमुख पॉइंट है औद्योगिक क्रांति का, यूरोप से भी बाहर प्रसार हुआ, ठीक है। और यह भी एक प्रमुख कारण था कहीं ना कहीं बेटा कि अब भारत पर कंपनी का प्रशासन नहीं हो और बल्कि क्राउन सीधे सीधे भारत पर अपने, ठीक है ना, द्वारा प्रशासन को संभाले। तो ये भी एक प्रमुख कारण था कि बेटा औद्योगिक क्रांति का यूरोप से बाहर प्रचार प्रसार हुआ। ये प्रमुख कारण थे इस अधिनियम को लाए जाने के, ठीक है। अब प्रावधानों की जब हम चर्चा करेंगे तो इस अधिनियम के प्रावधान बहुत विशिष्ट हो जाते हैं। कैसे? तो आप लोगों ने बेटा कारणों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार मैं फिर से कारणों की चर्चा कर देता हूं, ठीक है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम को बेटा बोला जाता है फॉर द, ठीक ना, बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया, फॉर द बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया। इस अधिनियम को बोला जाता है कि भारत में और अच्छा प्रशासन लाने के लिए, ठीक है ना, भारत में और अच्छा प्रशासन, और अच्छा प्रशासन का मतलब होता है बेटा गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन, ठीक है ना। तो भारत में सुशासन लाने हेतु, ठीक है, यह अधिनियम बनाया गया था। मैं ये भी बोल सकता हूं भारत में सुशासन लाने हेतु यह अधिनियम बनाया गया था। कारण क्या है बेटा? तो कारण तो बेटा सबसे पहले अगर इसके कारणों के बारे में बात करें तो 1853 के चार्टर एक्ट पर आप एक बार नजर डालो। 1853 के चार्टर एक्ट में बोला गया था कि कंपनी को अब 20 वर्षों का, ठीक है ना, चार्टर नहीं दिया जाएगा। मतलब ठीक, कंपनी भारत में जो शासन प्रशासन कर रही है, अब प्रशासन करने का भी उसको अधिकार अगले 20 वर्षों का नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि 20 वर्ष से पहले ही हम उसका प्रशासन छीन लें, ठीक है ना। ये बात पहले से ही तय थी, क्योंकि जिस तरह से औद्योगिक क्रांति का प्रसार हो रहा था तो लग रहा था क्राउन को कि हो सकता है कि कंपनी से भारत का प्रशासन अगले 20 वर्ष, मतलब 1853 से 20 वर्ष पहले ही छीना जा सके, तो इसलिए हम उसे 20 वर्ष का चार्टर अब नहीं देंगे, ठीक है। क्राउन तथा उसके उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के तौर पर कंपनी भारत में प्रशासन कर रही है, ये बोल दिया गया था। कंपनी से जब चाहे तब भारत का प्रशासन छीना जा सकता है, और स्वाभाविक सी बात है कारण भी मिल गया, ठीक है ना, एक हमें, ठीक, एक ऐसा उचित कारण भी मिल गया, अवसर भी मिल गया, 1857 का महाविद्रोह। और उसमें क्राउन ने सीधे तौर पे बेटा कंपनी को ब्लेम किया कि तुमसे भारत का प्रशासन नहीं संभल रहा, तुम भारतीयों की इच्छाओं को नहीं जान पा रहे, तुम उनकी आकांक्षाओं को नहीं समझ पा रहे, ठीक है, कि वो किस तरह से चाहते हैं। तो कुल में लानत है तुम पे
इसके बाद बेटा नेक्स्ट 1857 की महान क्रांति। ठीक है, ये एक मुख्य कारण था इस अधिनियम को लाए जाने का, जिसने अब यह तय कर दिया था कि कंपनी तो भारत पे प्रशासन कर ही नहीं सकते। ठीक ना। और बेटा ठीक है, भारतीयों के और अधिक अधिकारों की बात कहे जाने की करने की बात कही गई कि अब भारतीयों को और ज़्यादा अधिकार दिए जाए, क्योंकि वो असंतुष्ट है। ठीक है, तो भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए भी बेटा ये अधिनियम लाया गया था। और औद्योगिक क्रांति का यूरोप से बाहर प्रसार हो रहा था, तो इसलिए आवश्यकता थी कि अब कंपनी के प्रशासन को भारत से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो इन सभी कारणों के सम्मिलित प्रभाव से 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। समझ में आ चुका होगा आप सभी के। चलिए अब प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। इस अधिनियम के प्रावधान क्या थे, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए बहुत अच्छे से बात करेंगे बेटा प्रावधानों के बारे में। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी तरह का। चलिए प्रावधान देखो, आपने देखा था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है ना, एक मिनट रुकिए, मेरे एसी का रिमोट खराब है, एक काम नहीं करता कभी कभी। चलिए बच्चे, आपने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा होगा, और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बेटा आपने अनुभव किया था कि भारत पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन का मतलब होता है बेटा अधिकारों को दो हिस्से में बंटवारा। ठीक है, जो राजनीतिक और बेटा सैन्य मामले थे, ठीक है, उन्हें एक 6 सदस्यीय परिषद देख रही थी। आपको याद है ना, राजनीतिक और सैन्य मामलों को 6 सदस्यीय परिषद देख रही थी, जिसका नाम था बेटा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो ये 6 सदस्यीय परिषद थी, मैं लिख सकता हूं 6 सदस्यीय परिषद। और आपको बेटा वह सदस्य कौन कौन से थे आपको यह भी पता होगा, मैंने बहुत बार बता दिया है। ठीक है, इसमें एक राज्य सचिव हुआ करता था। कौन था बेटा, एक राज्य सचिव था, ठीक है ना, एक, ठीक है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर था बेटा, ठीक है ना, 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे, थे 4। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो राजनीतिक और सैन्य मामले, ठीक है, सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे। और जो व्यापारिक मामले थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इसके सदस्यों की संख्या हालांकि 24 हुआ करती थी, आपको पता है। ठीक, कितनी थी, 24 थी, लेकिन इसके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक है ना बेटा, 1784, हालांकि बेटा ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है, इसके सदस्यों की संख्या 24 की गई। लेकिन फिर बाद में बेटा इसके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, ठीक है ना, 18 कर दी गई थी। इसके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कौन सा अधिनियम में की गई थी, 1853 के चार्टर एक्ट में की गई थी। आपको याद आ गया होगा बेटा, चार्टर एक्ट में, ठीक है, 24 से घटाकर 18 कर दी। इन 18 में से भी 12 सदस्य जो होंगे बेटा, ठीक है ना, वो, ठीक है, निर्वाचित होंगे बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा, और जो 8 सदस्य होंगे बेटा वो क्राउन के द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई थी, क्राउन द्वारा मनोनीत। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, चलिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हम लोग बेटा निदेशक बोर्ड भी बोलते हैं, निदेशक कोर्ट, इसको निदेशक कोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और इसको नियंत्रण परिषद बोला जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हिंदी में नियंत्रण परिषद, मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, इसको बेटा निदेशक कोर्ट बोला जाता है अगर हिंदी में पूछ लिया आपसे, और इसको नियंत्रण परिषद बोला जाता है, नियंत्रण परिषद। ठीक है, नियंत्रण परिषद याद रखना, इसको नियंत्रण परिषद बोला जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो आप लोग बेटा विषय वस्तु को समझो। भारत पर ये जो द्वैध शासन है बेटा, ठीक है ना, भारत पर यह जो द्वैध शासन है बच्चे, ये 1784 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 1858 तक चलता रहा।
1858 तक चलता रहा। क्लियर है? अब ये जो राज्य सचिव है बेटा, राज्य सचिव, ठीक है ना, ये जो राज्य सचिव बंदा होता था, इसके पद का सृजन 1784 में किया गया। मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल बताया। 1784 में किया गया। 1793 से इसे वेतन मिलना शुरू हुआ। 1919 तक इसे वेतन मिला है। और बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर करना है, 1853 के चार्टर एक्ट में, 1853 का चार्टर, वही चार्टर जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या घटा दी गई है, उसी चार्टर एक्ट में बोला गया है कि इसका वेतन अंग्रेजी सरकार तय करेगी और वेतन देने का काम इसको कंपनी का ही रहेगा। क्लियर बेटा? तो कुल मिला के 1784 से चला आ रहा भारत पर जो दोहरा नियंत्रण था, ठीक है, पहला प्रावधान है कि जो दोहरा नियंत्रण था 1784 से चला आ रहा दोहरा नियंत्रण बेटा समाप्त हो गया। 1784 से चला आ रहा दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया। मतलब बेटा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका काम होता था भारत के राजनीतिक और सैन्य मामलों की देखरेख करना, उससे संबंधित नियम कानून बनाना, ठीक है बेटा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म। क्लियर बेटा? और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम होता था व्यापारिक मामले, ठीक है ना, और कंपनी को बेटा शासित प्रशासित करना, उसका भी काम खत्म। क्लियर? मतलब भारत पर जो दोहरा, ठीक है, नियंत्रण चला रहा है 1784 से, वो 1858 के भारत शासन अधिनियम में वह दोहरा नियंत्रण खत्म हो गया। और बेटा ये दोनों के दोनों जो कार्य थे ना, ये एक परिषद को सौंपे गए। ये दोनों के दोनों जो कार्य थे वो एक परिषद को सौंपे गए। और वो एक परिषद कौन थी? तो मैं इसे मिटा दूं बेटा, वो एक परिषद को सौंपे जाएंगे। और वो एक परिषद कौन थी? तो मिटाता हूं और उस एक परिषद के बारे में मैं आपको बताता हूं। वो एक परिषद थी जिसका नाम था भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद। क्या नाम था बेटा उसका? उसका नाम था भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद। भारत राज्य सचिव और उसकी काउंसिल। ठीक है बेटा, ये थी। अब ये जो बेटा भारत राज्य सचिव है, ठीक है ना, भारत राज्य सचिव, इसके पद का गठन किया गया है 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो भारत राज्य सचिव, और मैंने आपको तभी बताया था जब मैंने आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बेटा मैं तुम्हें जब राज्य सचिव बता रहा था तो मैं बताया था कि जो राज्य सचिव का पद है ना बेटा, ये 1858 के अधिनियम में हो जाएगा भारत राज्य सचिव। ध्यान रखना बेटा, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, भारत राज्य सचिव हो जाएगा। और पहला भारत राज्य सचिव, ये फैक्ट बहुत पूछा जाता है, पहला भारत राज्य सचिव चार्ल्स वुड था। चार्ल्स वुड, ठीक है बेटा, गांठ बांध लो, इसको लिख लो, ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि पहला भारत राज्य सचिव चार्ल्स वुड था। तो भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद का गठन किया गया। अब उसकी परिषद में बेटा 15 सदस्य होने थे। कितने सदस्य होने थे? 15 सदस्य उसकी परिषद में। इन 15 सदस्यों में से 8 सदस्य बेटा, 8 क्राउन के द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है, क्राउन द्वारा मनोनीत। क्राउन बेटा हर एक परिषद में अपने अधिकारों को, ठीक है ना, निर्धारित कर देता है, वो अपना अधिकार थोप देता है। पहले बोल दिया 8 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे बेटा। बचे हुए कितने बेटा? ठीक है ना, 8 और 7 15 होते हैं। गणित मेरा कमजोर है, 7। अब बेटा जो बचे हुए 7 सदस्य हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चुने जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसका मतलब है बेटा अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या रह गया है? बोलो बाबू, ठीक है मेरे बच्चे बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या रह गया है? केवल व केवल भारत राज्य सचिव और उसके परिषद के 7 सदस्यों को नियुक्त करना। ठीक है, तो यहां पर 7 सदस्यों की जो नियुक्ति का अधिकार है वो किसको है? ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है। ध्यान रखना है, उन 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या है? 7 सदस्यों की नियुक्ति करना। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना, 7 सदस्यों की। और बाकी का जो 8 सदस्य हैं वो 8 सदस्य बेटा क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, ये टोटल 15 सदस्य हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, अब एक और प्रावधान था। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है, भारत राज्य सचिव, ये दूसरा प्रावधान हो गया। अब इसी में बेटा तीसरा प्रावधान है कि जो 15 सदस्य हैं, इन 15 सदस्यों में से आधे से अधिक, ठीक है, आधे से अधिक का मतलब है बेटा 9 सदस्य। ठीक है, ये ऐसे 9 सदस्य होंगे, ध्यान रखना, 15 से आधे से अधिक 9 सदस्य ऐसे होंगे, 9 सदस्य ऐसे होंगे, 15 के आधे से अधिक, मतलब 9 सदस्य ऐसे होंगे जो बेटा, ठीक है, 10 वर्ष से अधिक भारत में रहे हों,
मतलब जिन्हें बेटा भारत की परिस्थितियों की बहुत अच्छी जानकारी हो और बेटा उन्हें अभी भारत से आए, उन्हें अभी भारत से आए 10 वर्षों से ज़्यादा भी ना हुए हों, 10 वर्षों से अधिक ना हुए हों, अधिक ना हुए हों। भारत से आए उन्हें अभी 10 वर्षों से अधिक ना हुए हों, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 10 वर्ष से अधिक भारत में, ठीक है बेटा, रहे हों कम से कम। तो भारत राज्य सचिव की उस परिषद के 15 सदस्यों में से आधे से अधिक सदस्य, मतलब बेटा क्या, आधे से अधिक सदस्य, आधे से अधिक सदस्य कितने, क्लियर बोल दिया गया कि 15 सदस्य, आधे से अधिक 15 सदस्य ऐसे होंगे जो भारत में 10 वर्ष तक नौकरी किए हों और अभी उन्हें, ठीक है, भारत से लौटकर, ठीक है, इंग्लैंड आए हुए 10 वर्षों से ज्यादा भी नहीं रहे हों, ठीक है, वही, ठीक है, इस परिषद के, ठीक है, सदस्य होंगे भारत राज्य सचिव की परिषद के। क्लियर है बेटा। और पहला भारत राज्य सचिव कौन बना, चार्ल्स वुड बना। अब बेटा यही चार्ल्स, जो भारत राज्य परिषद है, भारत राज्य सचिव की जो परिषद है, ये पूरी की पूरी जो परिषद है बेटा, इसी परिषद को लेके ये पूरा 1858 का अधिनियम है। अब यहां से बेटा चौथा पॉइंट क्या बन जाएगा, इस चौथे पॉइंट को समझो। अब यहां से चौथा पॉइंट यहां बन जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं चौथा पॉइंट, कि ये जो भारत राज्य सचिव की परिषद है, ध्यान रखना बेटा, अब ये दो काम कर रही है। भारत राज्य सचिव और बेटा जो उसकी परिषद है, ये दो काम कर रही है, ठीक है। वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के काम अकेले कौन कर रही है, ये परिषद बेटा। मतलब ये बेटा प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भी देख रही है भारत में, प्रशासनिक और राजनीतिक, और प्रशासनिक, ठीक है बेटा। और दूसरा, ठीक है, व्यापारिक, व्यापारिक। अच्छा बेटा, अब व्यापारिक का मतलब क्या है यहां पे, व्यापारिक का मतलब यह है कि अब तो बेटा 1813 के एक्ट से ही बोल दिया गया था, निजी व्यक्ति को व्यापार करने की छूट होगी और कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो व्यापारिक मतलब बेटा यहां पर व्यापार का मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स, मतलब जो अंग्रेज भारत में व्यापार कर रहे हैं, जो अंग्रेज भारत में व्यापार कर रहे हैं, उनके, ठीक है, व्यापारिक अधिकारों की रक्षा करना है। बात क्लियर है बेटा। तो इसके लिए मतलब यहां पे, ठीक है, सरकार व्यापार नहीं कर रही है, अब क्राउन व्यापार नहीं कर रहा, अब बेटा अंग्रेजी प्रजा व्यापार कर रही है। और जब अंग्रेजी प्रजा व्यापार कर रही है तो उनकी व्यापारिक राइट्स की बेटा सुरक्षा करना, ये अब प्रमुख कार्य है, ठीक है, इसका। तो इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लो, ठीक है बेटा। ये चौथा काम हो गया। चलिए, ये चौथा प्रावधान हो गया कि अब दोनों काम एक साथ कर रही है। पांचवा प्रावधान और जबरदस्त है। पांचवा प्रावधान समझो बेटा, यहां पे लिख देता हूं मैं पांचवा प्रावधान, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा इधर उधर लिखता हूं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों को, क्योंकि मैं समझाता हुआ चला जाता हूं और आप लोग नोट्स भी बनाते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, स्क्रीनशॉट का टाइम भी देता हूं मैं आपको। तो जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप लोग क्रम से लिखो, ठीक है बेटा। अच्छा, अब पांचवा प्रावधान क्या है, पांचवा प्रावधान ये है कि देखो भैया, ठीक है ना, निर्णय बहुमत से होगा, निर्णय बहुमत से होगा, ठीक है। राज्य सचिव मत देगा, सॉरी, राज्य सचिव निर्णायक मत देगा, निर्णायक मत देगा, ठीक है। देखो 15 लोगों की परिषद है, इधर देखना बाबू बच्चे, 15 लोगों की परिषद है। 15 लोगों की परिषद में बहुमत कितने का होगा, ठीक ना, 50% प्लस 1, ठीक है। तो 50% प्लस 1 का मतलब हो गया तुम्हारे मोटा मोटा बेटा, ठीक है ना, 9 सदस्य। और तीसरा प्रावधान आपका ये हो गया कि बेटा भारत राज्य सचिव अपनी परिषद के निर्णय के अगेंस्ट जाकर भी वोट कर सकता है। तो भारत राज्य सचिव अपनी परिषद के अगेंस्ट जाके वोट कर सकता है। ये सबसे प्रमुख प्रावधान था इस अधिनियम का, ठीक है। तो कुल मिला के बेटा अभी तक आपने बहुत सारी चीजों को सीख लिया। देखो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, तो अभी तक हमने ये सीखा कि 1857 की महान क्रांति के बाद एक तो भारत पर जो एक जटिल व्यवस्था थोप दी गई थी ना, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये करेगा, ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को, सैन्य मामलों को, असैन्य मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निर्णय कंपनी को भेजे जाएंगे भारत में, ठीक है। दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा जो भारत में नियुक्तियां करेगा, नियुक्तियां संबंधी अधिकार उसके पास रहेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नियुक्तियां संबंधी अधिकार बेटा 1853 में छीन लिए गए थे और 1853 में खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के माध्यम से बेटा कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी 1853 से। हालांकि फिर भी बेटा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थोड़े बहुत अधिकार बने रहे, ठीक है। लेकिन बेटा 1858 के इस भारत शासन अधिनियम में तो वो सारे के सारे अधिकारी खत्म कर दिए, वो सारे के सारे अधिकारी खत्म कर दिए और उन दो परिषदों
का जो बेटा भारत पर नियंत्रण चला रहा था, दोहरा नियंत्रण, उसको समाप्त करके एक ही परिषद बनाई, भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद। और उसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, एक बार मैं मोटा मोटा रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहला है बेटा 1784 से भारत पर चला आ रहा दोहरा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह, ठीक है बेटा, भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद बनी। भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद में 15 सदस्य होने थे। 15 में से 8 सदस्य क्राउन के द्वारा मनोनीत होने थे और 7 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा उनकी नियुक्ति होनी थी। पहला भारत राज्य सचिव बेटा चार्ल्स वुड बना, इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है ना। भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद अब दोनों ही मामलों को देखती थी, राजनीतिक और प्रशासनिक, और साथ ही साथ बेटा जो लोग व्यापार कर रहे हैं इंडिया में उनके अधिकारों की सुरक्षा करती थी, ठीक है। इस परिषद में निर्णय हमेशा बहुमत से होगा, ठीक है। राज्य सचिव केवल निर्णायक मत दे सकेगा, लेकिन वह अपनी परिषद के निर्णय के अगेंस्ट जाकर भी मत दे सकता है, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। ले लिया बेटा। चलिए अब अगले प्रमुख प्रावधान की ओर चलते हैं, जो कि बेटा सबसे प्रमुख प्रावधान है और एग्जाम में यही पूछा जाता है। कई छोटे मोटे एग्जाम्स में तो बेटा वनडे एग्जाम्स में तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और यही बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसी को समझेंगे वो क्या है। चलिए इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे बच्चों। अरे यार ये मेरा एसी का रिमोट क्यों नहीं काम करता। चलिए तो बेटा यहाँ पे एक प्रमुख प्रावधान क्या था, ये था, इसको समझ लेते हैं कि 1858 के भारत शासन अधिनियम से पहले, ठीक है ना, जो कंपनी थी बेटा, कंपनी के प्रशासन का मुख्य व्यक्ति कौन हुआ करता था, तो कंपनी के प्रशासन को संभालता था भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। अब बेटा 1858 के भारत शासन अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर, ठीक है ना, वायसराय नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की गई। किसकी? वायसराय नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की गई। और वायसराय का मतलब होता था बेटा सीधा क्राउन का रिप्रेजेंटेटर, क्राउन का प्रतिनिधि ही होता था बेटा आपका वायसराय, ठीक है। तो क्राउन का प्रतिनिधि ही कौन है? वायसराय है। तो वायसराय की, ठीक है ना, नियुक्ति की गई। तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और गवर्नर जनरल का पद समाप्त होकर बेटा एक नए पद का गठन किया गया, वायसराय, अर्थात वायसराय का मतलब होता था क्राउन का प्रतिनिधि। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है बेटा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ही बेटा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। कैनिंग ही 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो भारत का गवर्नर जनरल बेटा अंतिम कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और जो अंतिम होगा वो बेटा पहला वायसराय भी होगा। तो बेटा प्रथम वायसराय कौन है? तो प्रथम वायसराय कौन है? तो प्रथम वायसराय भी आपका कौन है? लॉर्ड कैनिंग है, प्रथम वायसराय, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अभी जो बेटा भारत राज्य सचिव बनी थी, नेक्स्ट प्रावधान, जो भारत राज्य सचिव थी, ठीक है ना, इसका वेतन बेटा ये पूछ लिया जाता है कहां से दिया जाता था। तो इसका वेतन बेटा भारत के राजकोष से ही दिया जाता था, भारत के राजकोष से दिया जाता था, ठीक है ना, दिया जाता था। और विडंबना क्या है बेटा कि ये भारत राज्य सचिव की जो पूरी परिषद थी ये इंग्लैंड में ही रहती थी। तो कुल मिला के आज का लेक्चर बेटा आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स इसी लेक्चर से जुड़े हैं वो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स को पढ़ें, और प्रीवियस लेक्चर्स को पढ़ने के बाद, ठीक है, तब इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो इतना ज़बरदस्त समझ में आएगा आपके, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट आगे बात करेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना। परिषद का मतलब होता है कि कानून बनाने के लिए परिषदों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में, ठीक है ना, भाग
लेने का अधिकार दिया जाएगा भारतीयों को, ठीक है, ये अधिकार दिया जाएगा, राइट्स दिया जाएगा कि वो कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लें, जिससे कि भारतीयों को थोड़ी बहुत संतुष्टि मिले, ठीक है ना। और अगर उनको संतुष्टि मिलेगी तो आगे भविष्य में 1857 जैसे होने वाली महाविद्रोहों को रोका जा सकेगा, उन महान क्रांतियों को रोका जा सकेगा अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो मतलब इनको छिटपुट अधिकार देने की भारतीयों को बात कही जाएगी। अधिकार दिए जाएं लेकिन उनके अधिकार बहुत सीमित हों, उन अधिकारों को पाके वो तो खुश हो जाएं लेकिन उन अधिकारों से अंग्रेजों का कुछ भी बुरा नहीं हो, उनका कुछ भी अशुभ ना हो, भारतीयों को भी शुभ की स्थिति में लाया जा सके और अंग्रेज भी अशुभ ना रहें। तो इस तरह से एक नया अधिनियम डिजाइन किया गया है और उस अधिनियम का नाम होगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल बेटा आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ो। मुझे पता है बहुत टफ माना जाता है, ठीक है, ये संवैधानिक विकास का इतिहास आपकी कभी समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, एक एक लेक्चर्स को फॉलो करो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।